हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्ला ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुसाफे के लिए बढ़ते हाथ यकायक मुक्कों में तब्दील हो गए और मुक्कों के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ते जो पंचेस थे वो यकायक सीधे होकर हाथ मिलाने की नौबत आ गई। मगर कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ना न्यूक्लियर ना कन्वेंशनल बल्कि सिर्फ कन्वर्सेशनल जंग शुरू हो जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ जब कल उड़ी में दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ। इंडियन आर्मी के कैंप पर मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दों ने हमला किया और 17 फ़ौजी जाँ बाग हुए, जिनसे कहा यह जा रहा है कि आधे जो है जलकर वहाँ पर मारे गए और बाकी जो हैं उनको दहशतगर्दों ने मारा। उसके बाद जाहिर है जो इससे पहले पठानकोट के वाक़े के बाद जो तरीक़ाकार अपनाया गया वो नहीं अपनाया गया, यानी दोनों ममालिक के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं उनके दरमियान अभी तक बात नहीं हुई। पाकिस्तानी जो DGMO हैं उन्होंने फ़ोन करके कहा कि हमें कुछ मालूमात दें, उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया गया क्योंकि राजनाथ सिंह जो उनके वज़ीर दाखिला हैं वो पहले ही हमले के फ़ौरन बाद ही उन्होंने कह दिया कि ये दहशतगर्दी का महवर जो है वो पाकिस्तान है। और उसके अलावा ये भी ख़बरें आनी शुरू हो गई कि पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्द इसमें इन्वॉल्व हैं। इंडियन आर्मी का बयान आ गया जिसमें ये कहा गया कि 4 दहशतगर्द जैश मोहम्मद जो पाकिस्तान में कलअदम तंजीम है उससे उनका ताल्लुक़ है और उनसे जो है कुछ कैंडीज़ के पैकेट्स भी मिले हैं और उनके जो एमिनेशन है उस पर कोई पाकिस्तानी मार्किंग्स भी हैं। लिहाजा ये तसव्वुर कर लिया जाए कि ये जो है हमला वो पाकिस्तान से गए हुए दहशतगर्दों ने ही करवाया। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से बयान आया, उन्होंने कहा कि कम से कम पहले इन्वेस्टिगेशंस कर लें, उसके बाद अगर कोई सबूत सामने आता है तो उसको हम देखेंगे, जैसे कि पठानकोट में हुआ। लेकिन भारत ने इस दफ़ा कुछ ऐसा जो है सबूत आपके सामने नहीं है। पाकिस्तान के टैंक के पैकेट पड़े हुए हैं यार, मतलब पाकिस्तान की बिस्किट भी हैं, क्योंकि जाहिर है कि मतलब इसको हम थोड़ा फ्लिप करके बात करते हैं ना यार, मतलब कि जैसे फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान में कोई अलेजिड रॉ टेररिस्ट पकड़ा गया है, उसकी हमारी इंतज़ामिया कहती है कि जी हमें सबूत हमारा ये है क्योंकि इसकी जेबों में हल्दीराम थी, तो हम क्या कहेंगे? हम भी उतना ही मजाक उड़ाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2-3 चीज़ें भारत में ज़ाहिर है कल से जो ये कन्वर्सेशनल वॉरफेयर जिसमें हमें महारत हासिल है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, जिसमें चाहे वो अब सोशल मीडिया की एक नई जहत भी आ गई है, तो उसमें तो ज़ाहिर है नो होल्ड्स बार्ड होती है। पहले तो ज़ाहिर एक दूसरे को सुनाई नहीं देता था क्योंकि उनके टेलीविज़न चैनल्स पे हो रहा होता था, हमारे हो रहा होता था और कोई इतना ज़्यादा देखा भी नहीं जाता था। मगर सोशल मीडिया की वजह से अब सारी जो है चीज़ें सामने आती हैं। चलो यार वहाँ वही जा रहा हूँ। अच्छा, हमारे वज़ीर पहले सेगमेंट में मामला गर्म ना करो, हाथापाई होगी अगले सेगमेंट। अच्छा ठीक है। तो हमारे वज़ीर आज़म आपको पता है न्यूयॉर्क में हैं, UN जनरल असम्बली का सेशन है, वहाँ पर उन्होंने जो है ख़िताब भी करना है और ख़्याल यही था कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, मकबूजा कश्मीर में, उस पर वो जो है पुरज़ोर अपनी आवाज़ उठाएंगे और जो बैनुल-अक़वामी बरादरी है उसको मजबूर कर कि वो कश्मीर की तरफ कम अज़ कम टेढ़ी आँख करके ही देख ले, अगर देखना नहीं चाह रही और मैली आँख से ही देख ले। जॉन कैरी साहब, बिल्कुल। तो जॉन कैरी साहब से मुलाकात हुई और जो वहाँ मीटिंग में एक साहब थे उनसे मेरी बात भी हुई, तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जॉन कैरी को ये कहा है कि जनाब एक अंडरस्टैंडिंग दी हुई थी US ने क्लिंटन के ज़माने से कि हमारे दरमियान कैनेडी के ज़माने से, कैनेडी के ज़माने से वो तो 1962 की जो जंग थी उसमें अयूब खान से उन्होंने कहा देखो भैया उन दोनों को लड़ने दो, तुम बीच में पंगा नहीं लेना और हम बाद में तुम्हारा कश्मीर हल करा देंगे। खैर वो नहीं हुआ, अब लंबी कहानी है। और इसके अलावा किसने यकीन दहानी कराई? सबने बारी बारी सबने अपना हिस्सा। असल में हम 2 ऐसे बच्चों की तरह कि जो आपस में नहीं बात करते, कोई ना कोई आकर के कहता है यार 2 मिनट मुझसे सवाल करने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे। ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, आने वाला था लेकिन ये आप भी यही कहने वाले, तो फिर मैं नहीं कहता तो सर नहीं आप कहते। अच्छा, लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में मैंने बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ और आप भी ये लड़कपन से सुन रहे होंगे कि ये और जो कोरिया का बॉर्डर है DMZ सबसे ज़्यादा जो मुसल्ला और सिक्योर और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना फूल प्रूफ, यानी एक बेवकूफ़ और चुगत भी नहीं गुजर सकता, बिल्कुल उस तरह का इनका दावा होता है।
अच्छा, अगर ये फूल प्रूफ है तो फिर जाहिर है कि ये वाक़या हो तो फिर अजीब सा इसलिए लगता है कि वज़ीर ममलिकत बराए अमूर ख़ारजा हैं इंडिया के, उनकी बात मुझे पसंद आई। हाँ, वो है आज हुई है वीके सिंह जो है वो जाहिर है कि चैनल्स ये कह रहे हैं कि बस हल्ला बोल दो और कुछ ना कुछ होना चाहिए। गुस्सा तो जाहिर है वहाँ नेचुरल है कि बहुत है। उन्होंने कहा जी कोई जज्बाती फैसला नहीं होगा, दिमाग ठंडा रखने की ज़रूरत है और प्लानिंग के साथ जवाब देने की ज़रूरत है। आपको पता है अच्छा, वीके सिंह जो है साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अच्छा, जाहिर है कि फौजी ज़्यादा बेहतर ये बात कर सकता है। उन्होंने इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात की कि हमले का जो सबब बनने वाली खामियां हैं उनकी तहकीकात ज़रूरी है। ये एक सेंसिबल बात है। इसके अलावा एक और फौजी कमांडर हैं जो कश्मीर में हैं, उन्होंने कहा जी कि हमारा रिएक्शन तो होगा, जाहिर है इतनी बड़ी वारदात हुई है, कुछ ना कुछ तो करेंगे हम, लेकिन हम अपने टाइम से और अपने हिसाब से करेंगे। टीवी की रेटिंग और टीवी के मुबाहिसों से इन्फ्लुएंस होकर नहीं करेंगे। सही बात। जो कि अगेन एक सेंसिबल बात है। अच्छा, वो जो आपने शुरू में बात की थी वो उसी तरफ में आने वाला था कि पठानकोट का जब अटैक हुआ है उसमें दोनों तरफ के मीडिया ने और दोनों तरफ की इस्टेब्लिशमेंट ने खासी मैच्योरिटी दिखाई थी। जैसे ही हमला हुआ वो हुआ। वैसे यहाँ भी इंडियन जो कश्मीर में जो आर्मी कमांडर हैं उनका और पाकिस्तान के जो DGMO हैं या कोई है उनका हॉटलाइन पे बात हुई है, इब्तदाई बात हुई है, मैच्योरिटी दिखाई गई। लेकिन कश्मीर में 8 जुलाई के बाद से अब तक जो कुछ हुआ है उसकी वजह से, और फिर 15 अगस्त को जो मोदी की तकरीर है लाल किले की जिसमें कि बलूचिस्तान और गिलगित और आज़ाद कश्मीर वगैरह सबका जिक्र है, उसके बाद से जो देख का ढक्कन था वो उड़ गया। बिल्कुल। अब उसके बाद जिसके मुंह में जो आ रहा है वो कह रहा है, क्या कह रहा है ये समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बस आवाज़ लाउड होनी चाहिए और उसी का मैच जो है वो चल रहा है। दोबारा मैं LOC पे आना चाहता हूँ। ठीक है, माना कि अब देखें जितनी फेंसिंग LOC पे है उतनी ही फेंसिंग इस डिबेट में है। हाँ, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर आप ये कहें कि जी बिल्कुल पाकिस्तान से ही इन्फिल्ट्रेट होकर आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान से ही इन्फिल्ट्रेट होकर आते हैं, तो एक ग्रुप है वो आपको पे चढ़ जाएगा। दुनिया का कोई बॉर्डर सिक्योर नहीं हो सकता। मतलब कि देयर इज वन ग्रुप जो कहेगा कि आप गद्दार हैं। एक और ग्रुप है जो हमारे यहाँ एक नैरेटिव भी चल रहा है कि जी ये तो फॉल्स फ्लैग है, जी ये तो इंडिया ने खुद कराया है। ये भी मुझे फ्रैंकली अनबिलीवेबल बात है, और बहुत और लोग भी बोल रहे हैं टीवी स्क्रीन पर भी, सोशल मीडिया पर भी। ये मुझे थोड़ी अनबिलीवेबल बात लगती है, क्योंकि ये वही बात है कि जी GHQ पे फौज ने खुद ही हमला कराया था सिंपैथीज बनाने के लिए। मैं वो नहीं मान रहा तो मैं ये भी नहीं मान रहा। इस तरह के एलिमेंट। ठीक है, अब आते हैं हम LOC पर। अब जैसे आपने कहा फेंसिंग है जी, देयर आर सेंसर्स, देयर डिटेक्शन, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। और पिछले 70 दिनों से कश्मीर में सीज है, 71 दिनों से। मजीद नफरी भी वहाँ भेजी गई है, कंप्लीट लॉकडाउन है। अच्छा, इस सूरत हाल में अगर हम मानते भी हैं कि चलो कोई एक बॉर्डर का सेक्शन मिल गया था और लोगों ने क्रॉस करके आ गए और साथ शान मसाले के पैकेट भी उनके साथ थे और सब कुछ अपनी शनाख्त कराने के लिए, तो इट इज़ अ ह्यूज लैप्स। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, ये अवामी इत्तेहाद पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर में, इंजीनियर रशीद उनके MLA हैं। तो उसने उनका ये कहना है कि जी चले सही है, आपने ब्लेम करना है पाकिस्तान क्योंकि आपने फैसिलिटेट की इन्फिल्ट्रेशन। हालांकि अगर हम ये बात मान रहे हैं कि इंडिया की आर्मी ने नहीं डिटेक्ट किया बॉर्डर क्रॉसिंग, तो फिर लॉजिकली हम ये बात भी मान सकते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी को पता ही नहीं था कि बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही है, बिकॉज लॉजिक वर्क्स बोथ वेज ना, डबल एज सॉर्ड है। तो उसने उनका कहना है इंजीनियर साहब का कि जी अगर ये मसला है और हमेशा ये घुस जाते हैं और आप पर अटैक कर लेते हैं, तो फिर आप UN मॉनिटर्स को वहां पे तैनात करने से क्यों रुकते हैं? अगर आपका कहना है कि सारी प्रॉब्लम एक्सटर्नल है और कश्मीर में कोई मसला नहीं है, तो आप UN के ह्यूमन राइट्स मॉनिटर्स को क्यों नहीं आने और ऐड करूंगा कि मसलन LOC अगर आपसे काबू में नहीं आ रही तो आप ब्लेम फौरन पाकिस्तान को दे रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये बकौल आपके दो तरफा ही है। मतलब बलूचिस्तान में रॉ जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही है, फर्ज करें, ठीक है, तो ये इंडिया पे तो ब्लेम बाद में जाएगा, पहले तो आपको खुद को देखना है कि वहाँ रॉ है क्या। और हम हमेशा क्या बात करते हैं जब ये टॉपिक डिस्कस होता है कि भाई अपना घर साफ करो ना यार, साफ करो। अच्छा, एक जो रिक्रूटमेंट हो रही है आप पूछेंगे क्यों लोग रिक्रूट हो रहे हैं, क्या वजूहत? आज एक इंडियन थिंक टैंक है, उसके जो सरबराह उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा
कि हमें ये ज़रूर देखना होगा, ये जो लॉकडाउन हुआ है 71 दिनों का कश्मीर में, हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस ज़ीरो हो गई है। उन्होंने कहा कि पहले ये था कि जब लॉकडाउन कर दिया, इसका मतलब है कि हमारी जो अंदर थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस थी ना, वो भी आपने काट दी, तमाम कम्युनिकेशन के वेज भी काट दिए। उन्होंने कहा हम लोगों से इंटेलिजेंस तक नहीं ले पा रहे। अच्छा, और आपको पता है जहां ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं होती तो जीरो है, वहां जीरो है। ये सैटेलाइट वाइटलाइट से आप कख नहीं कर सकते। लोकल आबादी अगर आपने आइसोलेटेड कर ली, बिल्कुल, और आपने कर लिए, हाँ हो गया है। वही मसला, जैसे 65 में आमतौर पे कहा जाता है कि जी जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन जबराल्टर किया तो जो लोकल कश्मीरी थे उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने जो है जो इंडियंस थे उनको बता दिया कि यार कुछ लोग आ रहे हैं, ठीक है। ये जो 8 जुलाई से काम शुरू हो रहा है, इसका मतलब है कि वो आबादी श्रीनगर से लेके LOC तक आपने इतनी आइसोलेटेड कर दी है कि अब कोई आपसे जो आपके लिए इंडिया के लिए नरम गोशा भी रखता था कश्मीरी, वो भी उसने भी अगर देखा होगा कि कोई नकलो हरकत हो रही है तो वो बताने को तैयार नहीं है। तो ये चीज़ जो है ये नज़रों से ओझल नहीं होनी चाहिए। देखिए अगेन, अगर बॉर्डर की हम बात करें तो जब, और अभी भी US अफगानिस्तान में है, जब नेटो पूरी ISAF थी, ठीक है, तो हमेशा ये एलिगेशन थी कि पाकिस्तान से मिलिटेंट्स क्रॉस करते हैं अफगानिस्तान के अंदर, और हमेशा पाकिस्तान की एलिगेशन थी कि अफगानिस्तान से क्रॉस करते हैं मिलिटेंट्स पाकिस्तान के अंदर। मतलब पूरी नेटो और अपनी टेक्नोलॉजी के साथ बॉर्डर को तो नहीं ब्लॉक कर सकता। US मेक्सिको बॉर्डर नहीं ब्लॉक, इवन नॉर्थ कोरिया से लोग स्नीक इन करके, हालांकि इट इज द मोस्ट हेवीली लैंड माइंड एरिया इन द वर्ल्ड, वहां से भी हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने एग्जैक्टली जॉन कैरी को आज यही कहा। उन्होंने कहा कि मेरे भाई ये देखो कि मैं जब से आया हूँ मैं एक चीज़ करना चाह रहा हूँ कि भाई छोड़ें इसको, आप आकर के हमारे साथ बैठें, सारा कुछ करें। उन्होंने कहा अब वो दूसरी साइड से पोस्चरिंग शुरू हो जाती है। जब पोस्चरिंग शुरू हो जाती है, अब US ने कह दिया कि जनाब अब तो हम नहीं कराते हैं, वी आर डन विद इट। अब हम US की तो अच्छा, एक आसान बात मैं ये करना चाहूँगा कि जैसे जैसे अमेरिका की कुर्बत हिंदुस्तान से बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट इनसिक्योर होती चली जाएगी और मज़ीद सिक्योरिटी में कुछ भी हो सकता है। ये एब्सोल्युटली बिल्कुल। चलिए एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं और उसके बाद एक और जंग जो कल छिड़ी थी उसके बारे में आपको ज़रा बताएंगे। वेलकम बैक। अच्छा, जब भी ये उड़ी में हड़ाहुड़ी जैसे वाक़यात होते हैं तो हिंदुस्तान का मीडिया हो या पाकिस्तान का, उनके मज़े आ जाते हैं, इसलिए कि एक पोजीशन जो है सबसे आसान वो ले ली जाती है। मसलन हिंदुस्तानी मीडिया ने पोजीशन ली हुई है कि बहुत हो गया, अब तुम कब चढ़ाई करोगे, चढ़ाई कब करोगे, अटैक कब करोगे। और पाकिस्तानी मीडिया ये सब किया धरा हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान ही भुगत रहा है, हिंदुस्तान ही ये है, फलाना फलाना फलाना, पाकिस्तान कुछ नहीं, ये हिंदुस्तान कर रहा है। और अगर हिंदुस्तान से कोई एक्सपर्ट भी लेते तो उसे कहते हैं चुप, हमारी बात सुनो। इस तरह का कुछ तमाशे हो रहे हैं, आज मैं पूरा दिन देखता रहा। तो ये तो स्टैंड हुआ रस्मी जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। जाहिर है कि हमारा रेटिंग का दाल रोटी का बिजनेस है, सोशल मीडिया का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सोशल मीडिया में रेटिंग नहीं है तो रीट्वीट है, क्या मैं आपको ये भी बता दूं। और सोशल मीडिया पे सर जब 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 तारीख लिखी जाएगी, हाँ, तो क्या बातें होगी उसमें, 65 की जंग, 71 की जंग, हाँ, कारगिल और सितंबर 2016 की जंग ट्विटर का जिक्र होगा। ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक ट्वीट, पहले से एक ट्वीट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आखिरकार ट्विटर की बात हो रही है जी। क्रिश अशोक इंडियन है और उनकी एक ट्वीट बड़ी मजेदार थी कि अगले 3 रोज ट्विटर पर ये फौजी दस्ता एक्टिव होगा। आप देख रहे हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है 102nd चेयर बॉर्न रेंजर्स, मतलब चेयर वॉरियर्स, और नीचे लिखा हुआ है कीबोर्ड कमांडोज। यार आपने जिस तरह दिखाया है किसी को समझ तो आनी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कह दिया है, ठीक है। तो दिस इज इट, आप दोबारा देख लें, ये दिस इज हु आर एक्टिव ऑन ट्विटर, कीबोर्ड कमांडोज, चेयर बॉर्न रेंजर्स। और मतलब क्या फायरिंग हो रही है, क्या फायरिंग हो रही है। अब देखें अवाम तो मतलब लगी हुई है कि बस गले काटो, जंग पे जाओ, ये करो, एटम बॉम्ब गिरा दो। गौतम गंभीर साहब, अनुपम खेर साहब तो करते ही रहते हैं, और बाकी और भी बड़े फेमस एक्टर्स, गुलूकार। गौतम गंभीर साहब ने क्या मतलब खूबसूरत ट्वीट कंपोज किया और फुल सोच समझ के कंपोज किया। वसत साहब, मैं आपकी अप्रूवल के लिए पेश करना चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ वो शायराना वजन है,
ठीक है, इंडिया ऑफर्स रिस्ट्रेंट, पाकिस्तान शोज डिसडेन. We offer solutions, they reply with ammunitions. Our soldiers die, they deny. कैसा? वाह वाह. अब इसको इतना वो नहीं है मेरे पास वक्त कि इसको मंजूम कर सके किसी और दिन. लेकिन वन लाइनर वो ये कह रहे हैं कि हम ठीक है, तुम बेसिकली तो ये चल रहा है. फिर और भी मतलब कुछ लोग तो इतने हद तक पहुंच गए हैं कि जी मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान को कैसे तबाह करना चाहिए, यहाँ से अब न्यूक्लियर सबमरीन भेजें, यहाँ से अब बॉम्बर भेजें, वगैरह वगैरह वगैरह. इतना आसान है. एक बंदे तो इनफैक्ट परेशान हो गया, गैर कानूनी उनका ट्विटर हैंडल है, और उनका कहना था कि भाइयों प्लीज यार ये जो सारी स्ट्रेटेजीज है, आपको ट्वीट भी दिखा देते हैं, ये जो सारी स्ट्रेटेजीज आप दिखा रहे हैं इनको प्लीज सोशल मीडिया पर डिस्कस ना करें. हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान को पता लग जाए कि हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं. यार इतनी जबरदस्त जंग, मुझे तो पसीना आना शुरू हो गया गर्मी से. अच्छा, कुछ लोगों ने सेंसिबल बातें भी की है, आप बताना चाहें. कुछ मीडिया के वहाँ के जो मसलन अमित बरुआ है, यहाँ पाकिस्तान में भी रहे हैं, हिंदू के करस्पॉन्डेंट, और वहाँ पे अब एडिटर हैं, उन्होंने कहा दिस इज अ डे टू बी ऑफ सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया से परे रहे. काश मैंने ये बात सुन ली होती. बिल्कुल. राजदीप सरदेसाई जो है बड़े मशहूर उनके जर्नलिस्ट हैं, एंकर भी है, उन्होंने कहा वाओ, सो द मीडिया इज नाउ द फॉल गाय, नॉट दोज हु लीड आवर स्ट्रेटेजिक सेटअप, शूट द मैसेंजर एज ऑलवेज. क्योंकि उन्होंने किसी ने कहा कि आप पाकिस्तान की साइड पे हैं, और क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई इसका तर्जुमा भी कर लिया सर, वही आप पाकिस्तान की साइड पे हैं सर, आप पाकिस्तान की साइड पे का तर्जुमा तो नहीं हो सकता, सुन तो ले. तो हुआ ये कि उन्होंने सिर्फ ये कह दिया कि भाई जरा 1 मिनट पहले कोई एविडेंस आ जाए तो कोई इंक्वायरी कर लो फिर कह देना. तो उनको फौरन उनको लानते पड़नी शुरू हो गई कि जी आप पाकिस्तान की साइड पे, और आप और बरखा दत्त जो है ना वो शुड नॉट बी, और आप लोगों को फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए. बरखा का कोई इस दौरान ट्वीट आया नहीं? बरखा की काफी आए हैं, बरखा को गालियां ही पड़ रही हैं ज्यादातर. अच्छा, एक और जिन्होंने बस अजमेर सिंह हैं, ये इकोनॉमिक टाइम्स के, उन्होंने कहा कि जनाब टीवी एंकर साहिबान, उड़ी अटैक जो है एक हसास मसला है, प्लीज आप जो है ना होल्ड योर गन्स, हाँ बंदूकें संभाल के रखें, और ज्यादा जरूरत नहीं है कि आप जो है ना अपने मुंबई और दिल्ली के स्टूडियो से ऐलान जंग शुरू कर दें. तो कहने का मकसद यही था. एक बात मैं थोड़ी बता दूं, आपके भाई ने भी यार पिछले 2 दिनों में बहुत गालियां खाई हैं. कोई आईएसआई एजेंट बोलता है तो कोई रॉ एजेंट बोलता है. चले यार ये बताओ कि पाकिस्तानी ट्विटर्स का आज बहुत पाकिस्तानी ट्विटर्स से ज्यादा वो मजाक उड़ा रहे हैं. अच्छा, मोस्टली मजाक उड़ा रहे हैं. फिर आपके वो हैं कि फॉल्स फ्लैग किया इंडिया ने, हमेशा सब इंडिया करते हैं, वो छोड़ दें. मजाक उड़ाना भी ठीक नहीं है, जाहिर है. एक ये नहीं मतलब वो जो अटैक कर रहे हैं मजाक नहीं उड़ा रहे, वो रिस्पॉन्स में, जैसे वो कहते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब मारेंगे, उन्होंने कहा कि यार खुदा के लिए यार कबूतर तो तुम रोक नहीं सकते, तुम न्यूक्लियर बॉम्ब क्या मांगे, इस तरह की बात है. एनीवे पॉइंट इज तंजो मजाक. एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंड नजर आई है, और वो जो सोशल मीडिया का प्रेशर आ रहा है मोदी पर, और ये कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के मेंबर्स या सपोर्टर से नहीं आ रहे, ये आ रहे हैं संघीज, भक्त्स, बीजेपी वोटर्स और राइट विंग वोटर्स. शिवसेना ने भी ऑफिशियल तनकीद की है. ये एक पूरी लिस्ट है ट्वीट्स की, जो लोग कह रहे हैं कि जी नरेंद्र मोदी आपसे तो बड़ी उम्मीदें थी कि आप एक्शन लेंगे, आपकी 56 इंच चेस्ट कहाँ गया अभी, फलाना एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, फलाना टीरा. यस आई नो यार, मैं तकिया कलाम में कुछ नहीं कर सकता. लेकिन इसकी जो कुछ जिम्मेदारी जो है ना वो फॉर्मर मोदी पर है. फॉर्मर मोदी में मतलब इक्तिदार में आने से पहले वाले मोदी के, क्योंकि 6 मई 2009 को मोदी साहब ने एक ट्वीट की थी, और इस तरह के बड़े बयानात हैं, वो अभी आपको दिखा देते हैं कि पाकिस्तान से कौन हमें बचाएगा. हाँ, मुंबई हो गया, लेकिन कांग्रेस और मनमोहन सिंह अभी तक सो रहे हैं. वो हमारे सिपाहियों के सर कलम करते हैं और आप लोग उनको चिकन बिरयानियां खिलाते हैं. तो अब मोदी के अपने सपोर्टर वो ही बयान लेके उसके मुंह पे मार रहे हैं कि यार ये क्या है, ये क्या है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर. और इस जंग के बाद आज ये हुआ है कि ट्विटर ने कहा है कि जनाब हम 140 जो लफ्जों की हद है ना उसको खत्म कर देते हैं. आज खत्म करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के लोग जो है ना 140 तो सिर्फ गालियों में सर्व कर देते हैं, बात कहने के लिए उन्हें अब 2 मिनट बाकी है सर. एक प्रेजेंटेशन है छोटी सी जल्दी से. अच्छा, एक है संजय दीक्षित साहब. संजय दीक्षित साहब इंडियन है, AIS के ऑफिसर हैं. उन्होंने कहा कि बाकायदा एक ट्विटर पे पोल करो कि जी क्या हम भारतीय तैयार हैं कि हम पाकिस्तान को एक दफा न्यूक्लियर वॉर से तबाह कर दें. माना कि हमारे भी बड़े लोग मरने वाले हैं, लेकिन क्या
आप तैयार हो? तो 46% ने कहा कि जी बिल्कुल हम तैयार हैं, 54% ने कहा कि नहीं हमारी जान बहुत कीमती है, फिर इन्होंने कहा कि नहीं ये धांधली हुई है क्योंकि इसमें पाकिस्तानियों ने भी वोट दिया है। अच्छा बात तो बड़ी आसान है ना यार, न्यूक्लियर वॉर कर दो, तबाह कर दो, तबाह कर दो। असल में होगा क्या अगर न्यूक्लियर वॉर हुई? तो एक वेबसाइट है न्यूक्लियर सीक्रेसी, वहां पर आप सिमुलेट कर सकते हैं न्यूक्लियर वॉर। तो मैंने सिमुलेट करके दिखाया है कि अगर एक पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन दिल्ली पर लैंड करता है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, अब हम न्यूक्लियर वेपन को सिलेक्ट कर रहे हैं और अभी हम मेरे वाला मत करना, अपने वाला मारना। नहीं मैं अभी दिल्ली में मार रहा हूं। ये डेटोनेट, ठीक है। कैजुअलिटीज कितनी होंगी रफली? 3,67,000 कुछ ये हैं डेथ्स और तकरीबन 12,90,000 जख्मी। अच्छा अगर हवा का रुख तब्दील हो गया तो फिर फॉल आउट वो एक अलग बात है। अगर पाकिस्तानी अटैक करता है, पाकिस्तान अगर दिल्ली पर अटैक करता है। अच्छा अब अगर जवाब में फर्ज करें, मैंने इस्लामाबाद नहीं किया मुबशर, मैंने कहा कि हम अपने ऊपर ही अटैक मारते हैं कराची में बैठे बैठे। तो अगर इंडिया कराची पर अटैक करता है न्यूक्लियर वेपन के साथ तो फिर क्या होगा ये देखें। दिस इज द हाईएस्ट टेस्टेड इंडियन न्यूक्लियर वेपन और ये हमने कराची पर इसको टारगेट किया, ये टारगेट हो गया। अब हमने डेटोनेट का बटन दबाया, दबा दो डेटोनेट का बटन, आने वाला है आने वाला है आने वाला है, ये हिट द बटन। अगर नहीं फटा, नहीं फट गया बस, वो इसकी आईसी नहीं जल गई थी, आप फिक्र ना करें। 7,20,000 कैजुअलिटीज डेड कराची इंस्टेंटली, मतलब फायरबॉल में, और 18 लाख से जायद जख्मी। अगेन हवा का रुख अगर समुद्र से आया तो आप समझ लें कि पूरा सिंध, पूरा राजस्थान, यानी ये पहले घंटे की तबाह सर। ये एक बॉम्ब है सर, ये एक बॉम्ब है हमारे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह दर्जन बॉम्ब आराम से कह देते हैं इंडिया और पाकिस्तान में बैठ के कि नहीं साहब कोई मसला नहीं सर, बम है, बम है साढ़े कोल। ये तो आप ये बात कर रहे हैं, हमारे हमने क्या शबे बारात के लिए रखा हुआ है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात बोली है कि हमने ये कोई शबे बारात पे पटाखे फोड़ने के लिए तो नहीं रखे हुए। तो मतलब अगर मिनिस्टर लेवल पे ऐसी बात हो, हाँ तो उन्हें इस वेबसाइट का पता बता, शायद एक वेबसाइट दिखा देना चाहिए। और अपना शौक इस वेबसाइट कुछ हिरोशिमा नागासाकी की भी पुरानी तस्वीरें हैं, वो भी बंदा दिखा दे। ये वेबसाइट ज्यादा आई थिंक ठीक है। अच्छा जनाब न्यूज़ अपडेट्स का वक्त हुआ है और उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अच्छा ये जो कुछ होता है, ये उड़ी है, पठानकोट है, मुंबई है, बलूचिस्तान है, जो भी हो रहा है, फाटा है, अल्टीमेटली ये कौन करवाता है और इसका बेनिफिशरी कौन होता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हासिल करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। डेफिनेट जवाब तो खैर नहीं मिलता। आमतौर पे स्ट्रेटेजिक बुक्स हैं उनमें ये बताया जाता है कि जो बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है दुश्मन को नीचा दिखाने की, वो ये होती है कि उसको आप अपनी मर्ज़ी के मैदान में लड़वाएं, ना कि उसकी मर्ज़ी के मैदान में जाके फंस जाएं। ठीक है, अब पहले ले लेते कश्मीर को। ये जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, कश्मीर में 8 जुलाई से लेके आज तक 104 लोग शहीद हुए, हज़ारों की ज़ख्मी हुए हैं और पूरी आंखें ज़ाया हुई हैं। वो तो बेशुमार, रियासत मफलूज होके रह गई है। ठीक है, जब इस तरह की चीज़ होती है, मुझे नहीं पता उड़ी में पाकिस्तान इन्वॉल्व है, मुझे नहीं पता उड़ी भारतीय इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है, मुझ पे वाज़ेह नहीं है कि ये किसी ग्रुप का कारनामा है। क़तई नज़र इसके जिसने भी करवाया है उससे हुआ क्या है? उससे हुआ ये है कि अब हेडलाइन चेंज हो गई है। बिल्कुल। श्रीनगर में पैलेट गन से जितने भी कश्मीरी ब्लाइंड होने हैं वो अब तक उसका प्रेशर बन रहा था। इंटरनेशनल बॉडीज सवाल उठा रही थी और इंडिया टोटल डिफेंसिव पे था। गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है। अब भी आज के दिन भी वहां यही हुआ होगा। हो सकता है कल दुगनी तादाद में श्रीनगर में ताकत का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन कवर हो गया। अब नया मुद्दा ये आ गया है कि हम कहते थे कि दहशतगर्दी है। अच्छा, ये सारी दहशतगर्दी, यही बात जो आप तो अभी कह रहे हैं। इससे अल्टीमेटली जिसने भी करवाया है नुकसान जो है वो कश्मीरी अवाम का, कश्मीरी अवाम का। इसराइल और फलस्तीन में भी तो अब यही जो बात आप कर रहे हैं ना, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकल पार्टी है,
मकबूजा कश्मीर में, उसके जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने भी ये कहा कि यार मुझे बड़ा शक पड़ रहा है, क्योंकि अभी नवाज शरीफ जा रहे थे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को रेज करने के लिए और ये अटैक एकदम हो गया है। उसने कहा है कि पहले भी ऐसा काम हुआ था कि मार्च 2000 में जब यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने इंडिया विजिट करना था तो एकदम छत्तीस सिंहपुरा विलेज में सिखों का मैसेकर हुआ था। वो बाद में पता चला इंडियन तो मतलब कि जी हाँ, तो आई मीन ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जी ये तो इनसाइड ही जॉब था, तो पक्की बात है उनकी, लेकिन ये सवालात हैं और अगर हम अपने रियासत पर सवाल उठा सकते हैं तो हम बाकी रियासतों पे भी सवाल उठा सकते हैं। जिसने भी ये काम किया है उसे कश्मीरियों के दर्द का एहसास जीरो उनके साथ अब क्या जो है वो होगा, और उनकी कोई कवरेज भी जो है उस तरह से नहीं हो। कवरेज की आपकी बात की तो मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाह रहा हूँ। नसीर अहमद साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट कश्मीर में, IBN 7 के लिए काम करते थे, ये नेटवर्क 18 अंबानी ग्रुप का है। उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा क्यों दिया? उसने कहा कि यार देखिए मैं मतलब 16 सालों से मैं काम कर रहा हूँ इस फील्ड में, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है कि मेरे चैनल हेड ने मुझे कॉल की और उसने मुझे कहा कि बुरहान वानी के बारे में मुझे स्टोरी चाहिए कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ क्या रिलेशन थी। तो उसने कहा कि लेकिन ऐसी तो कोई स्टोरी है ही नहीं। उसने कहा तो तुम बना के दोगे इस तरह की स्टोरी? उसने कहा कि मैं नहीं देने वाला। फिर उसने एक स्टोरी फाइल की एक लेक्चरर के बारे में जिसको भारतीय फौज ने मार पीट कर मार दिया था। वो स्टोरी रिजेक्ट हो गई। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मुझे स्टोरी दो कि ये जो पत्थर फेंक रहे हैं ये बच्चों को स्कूल जाने से रोक रहे हैं। उसने कहा कि लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। उन्होंने कहा कि नहीं, बहरहाल मुझे स्टोरी चाहिए। उसने फाइल नहीं की, उसने किसी और रिपोर्टर से फाइल करा दी और स्क्रिप्ट दिल्ली से लिखवा कर आगे। ये देखो कि उड़ी वाला तो कल हुआ है ना, परसों की जो सबसे बड़ी खबर थी क्या थी? एक 10 साला बच्चा श्रीनगर के सबज में जिसकी पैलेट गन से छलनी लाश मिली है, उसने जो है एक आलमी पैमाने पे एक इर्ताश पैदा होना शुरू हुआ था कि ये क्या हो रहा है। उड़ी के बाद ये सब कुछ पस पर चला गया और यही जुल्म जो है बलूचिस्तान के साथ हुआ है और नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ से किया है। 15 अगस्त को जो उसने खिताब किया दिल्ली में, उसकी वजह से हुआ ये है कि जो अगर कोई जेन्युइन बलूच डिमांड्स भी थी या कंसर्न्स भी थे या उनकी महरूमियां भी थी, अब जो भी बात करेगा सीधा इस खाते में आएगा कि ये जो है ये भारतीय इशारे पे हो रहा है। और अब तो ब्राह्न दाग ने ओपनली कह भी दिया है कि उसका क्लिप भी है हमारे पास, अगर हम सुनाना चाहिए। एक सेकंड से ब्राह्न दाग मुफ्ती का भी क्लिप सुना दें प्लीज। फाइनली यही फैसला हुआ कि मैं अब फॉर्मली इंडियन एम्बेसी जाकर रिक्वेस्ट करूंगा पॉलिटिकल असाइलम का। तो मेरे ख्याल में जो प्रोसीजर होगा वो हमें वही बताएंगे, तो उसी को लीगल तरीके से फॉलो करेंगे। अपॉइंटमेंट लेंगे और जो भी हमें टूरिस्ट अपॉइंटमेंट मिला हम जाएंगे। अब ये तो बैठे हैं ना आराम से स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड से अगर आएंगे वैसे तो दिल्ली में आएंगे। कुचले कौन जाए? कुचला किसने जाए? इनको तो कोई रगड़ा नहीं लगेगा। जो यहाँ पे आदमी है जिसको तालीम नहीं मिल रही या जिसका जेन्युइनली ट्रांसपोर्ट का मसला है या ह्यूमन राइट्स का मसला है, वो रगड़ा गया। बुलडोजर यानी अपने हाथों से जो है वो सिर्फ इसलिए कि चंद दिनों के लिए दूसरे मुल्क को नीचा दिखाने के लिए पूरी की पूरी जो है चीज़ों को कुर्बानी दे दी। और मोदी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है मेरी नज़र में, क्योंकि इतना प्रेशर है उसके ऊपर, तो डिफ्लेक्ट करने के लिए अगर इसको असाइलम दे भी दे, सिटीजनशिप दे भी दे, तो कहेंगे देखें हम मंसूबा बना रहे हैं अपना। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी हाउ, आपके ख्याल में अब जो UN के अंदर यही बात होगी कि कश्मीर के अंदर जो है ये यार देखो ना, बात सुन, अगर नवाज शरीफ जाके वहाँ ज़ाहिर है वो कश्मीर का मसला उठाएंगे वो उठाएंगे जी ये मजलूमियत है। इंडिया क्या कहेगा? इंडिया ये कहेगा जी वो तो ठीक है, ये देखें उड़ी। अच्छा अब उड़ी का लाख कहते रहें कि जी ये नहीं है, तो जब तक वो बात साबित होगी कि किसका हाथ है किसका नहीं है, उस वक्त तक तो जो है वो चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी होंगी। तो इससे ये होगा, मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों इस खित्ते में एक ज़बरदस्त प्रॉक्सी किस्म की जंग जो है वो शिद्दत इख्तियार करने वाली है। मैं वैसे भी मुझे लोग पेसिमिस्ट कहते हैं, मुझे कोई अच्छा दिन नजर नहीं आ रहा। ये रियलिस्टिक है बॉस, ये पेसिमिस्टिक बात नहीं है। एक मैं आखिरी बस आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये भी एक आखिरी ट्वीट थी। करीनिंदा ब्रम्बीओज इंडियन ट्वीटर हैं, ठीक है, बड़ी खूबसूरत बात की है, आई थिंक सम अप कर देते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट नहीं है, हाँ, ना ही इंडिया एक ग्लोबल पावर है। दोनों इंतहाई गरीब मुल्क हैं जिनके पास जरूरत से ज्यादा असला है।
यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। लेकिन ये मसला है कि अगर हमें आर्म्स रेस में ड्रॉ इन कर दिया तो नुकसान। और दूसरी बात है कि ये बड़ा अच्छा होता है ना कि आप गैलरी से आप तालियां बजवा लें, लाइक्स ले लें। जेन्युइन जब गुफ्तगू की बात आती है तो मुज़ाकरात तो कैमरे के सामने या चौक पे बैठ के नहीं होते। पाकिस्तान हिंदुस्तान हमेशा जो है चौक पे बैठ के मुज़ाकरात करते हैं। इसका मतलब है कि दोनों नहीं चाहते कि मसले हल हो। मुज़ाकरात हमेशा पसे पर्दा होते हैं, पसे पर्दा होते हैं। मशरक़ी तीमोर को ले लें, फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के ले लें, जंगे वियतनाम को ले लें, कैसे ख़त्म हुई? साल हा साल पसे पर्दा जो हैं वो मुज़ाकरात चलते रहे, तब जाके कैमरों के सामने आए। या पहले दिन से जब आप कैमरे के सामने आएंगे, नतीजा क्या निकलेगा? सर बात ये नहीं है, बात ये कि इन्हें हमेशा हॉस्टिलिटीज करते करते आना टेबल पे ही होता है। लेकिन ये खेल जो है को दिखाने के लिए साल से चल रहा है। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। बहादुर तालिब इल्म एतजाज़ हसन को कौन भूल सकता है। 7 जनवरी 2004 में हंगू के इलाके और उनके अपने स्कूल इब्राहिम ज़ई जो कि एक सरकारी स्कूल था, वहाँ पर उन्होंने एक ख़ुदकुश हमलावर को टैकल किया और उसके ऊपर गिर गए, जिससे ज़ाहिर ब्लास्ट हुआ। वो ख़ुद भी शहीद हुए, लेकिन उन्होंने अपनी शहादत देकर तकरीबन कोई सैकड़ों जो वहाँ जो तालिब इल्म थे उनकी जान को बचाया। हुकूमत पाकिस्तान ने भी रिकग्नाइज़ किया। पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे हीरोज़ हैं जिनको शायद हम याद रखते हैं, लेकिन लकीली और फिल्में तो बिल्कुल नहीं बनती। मगर एक फिल्मसाज हैं शहजाद रफ़ी, जिन्होंने जब सेकंड हमारा रिवाइवल हुआ था फिल्म इंडस्ट्री का, घूंघट, निकाह, रुखसती, सलाखें, मोहब्बतें, सच्चियाँ, इस तरह की फिल्में बनाई, तो उन्होंने फिल्में बनानी छोड़ दी थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई चैलेंज नहीं रह गया, तो उन्होंने विज़िट किया हंगू, उनके घर वालों ने बुलाया और उनको कहा कि, तो उसके बाद उन्होंने एक फ़िल्म बनाई है सल्यूट के नाम से। और ज़ाहिर है एतजाज़ हसन को हमने कई दफ़ा अपने प्रोग्राम में भी सल्यूट किया है। तो उस फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, वो एक नज़र देख लीजिए। फ़ीचर फिल्म है, अनकरीब रिलीज़ होगी। उम्मीद है हम सब जा कर के देखेंगे और बहादुर एतजाज़ हसन को सल्यूट करेंगे। मेहमान आने वाला है। इंशाल्लाह बेटा होगा और इसका नाम होगा एतजाज़ हसन। मेरे बच्चे को मोटा मोटा बोलता है, अपने बाप का खाता है। तू है मेरा, तू है मेरा नन्ना मुन्ना भोला भाला प्यारा खिलौना, मेरा खिलौना। Based on the intercepts received from our tentacles, a terrorist activity is likely to take place in Multan. कल हजरत शाहरुख आलम का सालाना उर्स शुरू हो रहा है। अब ना ये दहशतगर्द बचेंगे और ना इनके सहूलतकार। मेरे मुजाहिदों, क़ताल फी सबिलिल्लाह तुम पर लाजिम हो गया है। बात करता है वो, गुमराह किया है उसने तुम्हें, गलत तस्वीर दिखाई है इस्लाम की। किसी इंसान को नाहक कत्ल करना या अजियत पहुंचाना फेले हराम है। पता नजर इसके कि वो शख्स मुसलमान है या गैर मुस्लिम। एतजाज़ कहता है मैं आर्मी में जाऊंगा। इसका जज्बा वैसे है सच्चा, मगर ये है बहुत मोटा। इस नक्शे में एक ऐसी चिंगारी जो पूरे मुल्क में आग लगा देगी। टारगेट स्कूल का बच्चे बनाओ, 200-300 बच्चा मरेगा तो खौफ पैदा होगा। भागो!